500 साल पहले दुनिया के सबसे महान जीनियस ने एक ऐसा टैंक बनाया जो कभी युद्ध जीत ही नहीं सकता था। हैरानी की बात तो ये है, उसके पहियों के गियर कुछ इस तरह बनाए गए थे कि टैंक आगे बढ़ने के बजाय खुद को ही तोड़ डालता। मतलब क्या ये एक जीनियस की बेवकूफी थी या एक शांति दूत की चालाकी? ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि जो इंसान मशीनें इतनी अच्छी तरह समझता हो, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक चित्रकार की नहीं है, बल्कि एक ऐसे अनोखे दिमाग की है जिसने हर स्थापित नियम को चुनौती दी। एक ऐसे इंसान के दिमाग का नक्शा समझना है जो पैदा तो 500 साल पहले हुआ था, लेकिन जिसकी सोच शायद आज के भविष्य की परिक्रमा कर रही थी। आखिर वो कौन सी बात थी जिसने इटली के एक छोटे से गांव के लड़के को, जिसे कभी स्कूल जाने तक का मौका नहीं मिला, इतिहास का सबसे बड़ा बहुमुखी जीनियस बना दिया? इस सवाल का जवाब उस कमी में ही छिपा है जिसे उस दौर में, मतलब 15वीं सदी में, एक बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था। साल 1452 में विंची गांव में जब उनका जन्म हुआ तो समाज की नजरों में वो एक अवैध संतान थे। ओहो, तो मतलब समाज ने शुरुआत से ही उन्हें अलग थलग कर दिया था। हाँ, और इस ठप्पे का सीधा सा मतलब था कि उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिलेगी। वो उन विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं ले सकते थे जहां लैटिन, ग्रीक या दर्शन शास्त्र के कड़े नियम पढ़ाए जाते थे। लेकिन अगर हम मानव मस्तिष्क के विकास के नजरिए से देखें ना, तो मुझे लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कैसे? मतलब जब किसी दिमाग को एक तय सांचे में नहीं ढाला जाता तो वो अलग अलग दिशाओं में सोचना शुरू कर देता है। अगर उन्हें रटी रटाई किताबें मिल जाती तो शायद वो भी उसी लकीर के फकीर बन जाते। हाँ, बिना किसी बंधे बंधाए ढांचे के उन्होंने प्रकृति को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया। और उस प्रयोगशाला में उनका सबसे बड़ा हथियार था उनका ऑब्जर्वेशन, यानी चीजों को गहराई से देखने की कला। तो क्या बचपन से ही वो हर चीज को इतनी गौर से देखते थे? हाँ, बचपन की एक घटना इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक बार वो पहाड़ियों में घूमते हुए एक बहुत ही गहरी और अंधेरी गुफा के सामने पहुंच गए। अंदर घुप अंधेरा था। बाप रे, अंधेरी गुफा! बच्चों को तो वैसे ही अंधेरे से बहुत डर लगता है। बिल्कुल। और उन्होंने अपने नोट्स में लिखा है कि उस पल उन्हें दो भावनाएं एक साथ महसूस हुईं। पहली, उस भयानक अंधेरे का डर, और दूसरी, अंदर क्या छिपा है ये जानने की एक तेज बेचैनी। अरे वाह, उसने डर के बजाय जिज्ञासा को चुना और वो उस गुफा के अंदर चले गए। यही वो जिज्ञासा थी जो उनके जीवन का दर्शन बन गई। क्या बात है! वो सिर्फ एक गुफा में जाकर नहीं रुके, उन्होंने हर उस चीज की गहराई में जाने का फैसला किया जो आम इंसान की नजरों से छिप जाती है। जैसे पानी का बहाव। हाँ। मतलब उन्होंने नदियों में घास के तिनके फेंककर ये अध्ययन किया कि पानी पत्थरों से टकराकर किस तरह भंवर बनाता है। अच्छा। सिर्फ पानी को देखकर। हाँ। उन्होंने बाकायदा उस हाइड्रोडायनामिक्स को कागज पर उतारा। उनके नोट्स में इसके हजारों पन्ने भरे पड़े हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। और ये सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहा है ना? बिल्कुल नहीं, उनकी कला में भी ये विज्ञान झलकता है। हाँ, क्योंकि अगर उनके बनाए गए चित्रों को ध्यान से देखा जाए तो द वर्जन ऑफ द रॉक्स या उनके बनाए अन्य पोर्ट्रेट्स में इंसानों के घुंघराले बाल बिल्कुल पानी के उन भंवरों की तरह ही बनाए गए। सही पकड़ा आपने। उन्होंने प्रकृति के उस गणित को समझ लिया था कि बाल भी उसी भौतिक नियम के तहत मुड़ते हैं जिस नियम के तहत पानी बहता है। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने कला और विज्ञान को अलग अलग खांचों में नहीं बांटा। जब वो पक्षियों को देखते थे तो सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं निहारते थे, बल्कि उनका एरोडायनामिक समझते थे। तो क्या वो सच में भविष्य देख रहे थे या बस हवा में ख्याली पुलाव पका रहे थे? वो हवा में तीर नहीं चला रहे थे। उन्होंने देखा कि हवा का दबाव पंखों के नीचे कैसे काम करता है। उन्होंने बाकायदा पक्षी के पंखों का वजन और हवा के प्रतिरोध का पूरा गणितीय समीकरण तैयार किया। अरे बाप रे, 15वीं सदी में! हाँ, और उसी के आधार पर उड़ने वाली मशीनों का डिजाइन बनाया जिन्हें आज हम ऑर्निथॉप्टर कहते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन इतना कमाल का था कि वो प्रकृति के काम करने के तरीके को कागज पर उतार रहे थे। तो जब कोई इंसान इतने अलग स्तर पर सोच रहा हो, जहां पानी के भंवर और बालों की लटें एक ही नियम से चल रही हों, तो जाहिर है उसके काम करने का तरीका भी सामान्य नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, उनका तरीका बहुत ही अजीब था। और यहीं से बात आती है उनकी मशहूर मिरर राइटिंग, यानी उल्टी लिखावट की। उनके नोट्स दाएं से बाएं लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। हाँ,
वो नोट्स तो आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। तो मैं बस ये सोच रही थी, क्या वो कोई खुफिया जासूस थे जो सीक्रेट कोड में डायरी लिख रहे थे? अक्सर कहानियों में तो यही बताया जाता है कि चर्च के डर से उन्होंने ऐसा किया। ये सीक्रेट कोड वाली थ्योरी कहानियों और फिल्मों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह पूरी तरह से भौतिकी और उनकी अपनी मजबूरी से जुड़ी है। अच्छा, कैसी मजबूरी? दा विंची लेफ्ट हैंडेड थे, यानी बाएं हाथ से लिखते थे। दाएं से बाएं लिखने पर उनका बायां हाथ हमेशा ताजी स्याही के आगे रहता था। क्विल आसानी से कागज पर खिंचता था और स्याही फैलने का कोई डर नहीं रहता था। तो वो हर चीज में दक्षता और कारण ढूंढ रहे थे। और शायद यही कारण ढूंढने की जिद उन्हें लकड़ी और मशीनों से निकालकर दुनिया की सबसे जटिल मशीन तक ले गई। मेरा मतलब है इंसानी शरीर। बिल्कुल, और यह वो क्षेत्र था जहां उनकी जिज्ञासा ने उन्हें सबसे बड़े खतरे में डाल दिया। खतरे में? वो कैसे? क्योंकि उस दौर में मानव शवों की चीरफाड़ करना धार्मिक और सामाजिक दोनों ही रूप से एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। इसके लिए सजाए मौत तक हो सकती थी। बाप रे! तो फिर उन्होंने ऐसा जोखिम क्यों उठाया? एक पेंटर को ये जानने की क्या जरूरत है कि त्वचा के नीचे कौन सी नसें हैं? उनका मानना था कि शरीर को सिर्फ बाहर से देखकर एक जीवंत चित्र नहीं बनाया जा सकता। जब तक आप ये ना समझें कि मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, आप एक इंसान को असली रूप में कागज पर नहीं उतार सकते। ये तो पागलपन की हद तक का समर्पण है। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में 30 से ज्यादा शवों का अध्ययन किया था, छुप छुप के। हाँ, और जो चित्र उन्होंने बनाए वो कमाल के थे। उन्होंने दिल के वाल्व का जो मॉडल बनाया वो इतना सटीक था कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को उसे पूरी तरह से समझने में सदियां लग गई। क्या बात कर रहे हैं? सच में? हाँ, उन्होंने कांच और पानी में बीज डालकर ये देखा था कि दिल के अंदर खून का भंवर कैसे बनता है और वाल्व कैसे बंद होता है। ओ, फिर से वही पानी का भंवर। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था उनके दिमाग में। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो पता चलता है कि उन्होंने ये सब किसी मेडिकल जर्नल के लिए नहीं किया था। तो फिर किसके लिए? उनका मकसद था ये समझना कि इंसान काम कैसे करता है, इंसान हंसता कैसे है। मोनालिसा की वो रहस्यमयी मुस्कान आज भी लोगों को क्यों लुभाती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि दा विंची ने होंठों के आसपास मौजूद उस बारीक मांसपेशी का गहराई से अध्ययन किया था जिसे राइजोरियस कहते हैं। अरे वाह! और इसी शारीरिक विज्ञान ने उन्हें वो मशहूर स्प्यूमाटो तकनीक विकसित करने में मदद की। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने महसूस किया कि इंसानी आंख किसी भी चीज की एकदम तीखी और स्पष्ट आउटलाइन नहीं देखती। इसलिए उन्होंने मोनालिसा के होंठों और आंखों के किनारों पर रंगों को ऐसे मिलाया जैसे वो धुएं में घुल रहे हों। हाँ, वो बस एक पेंटिंग नहीं थी, वो ऑप्टिक्स, एनाटॉमी और मनोविज्ञान का एक मास्टरपीस है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात मेरे दिमाग में आ रही है। एक तरफ कोई इंसान पक्षियों को आजाद कर रहा है और इंसानी शरीर को इतनी बारीकी से समझ रहा है। हाँ, वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे, पिंजरे वाले पक्षियों को बाजार से खरीद कर उड़ा देते थे। तो फिर दूसरी तरफ वही इंसान युद्ध के टैंक और हथियार डिजाइन कर रहा है। ये कैसा विरोधाभास है? करुणा और विनाश का ये मेल कैसे संभव है? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है। शुरुआत में हमने उस युद्धक टैंक की बात की थी जिसके गियर उल्टे लगे हुए थे। हाँ, जहाँ मशीन अपनी ही जगह पर जाम हो जाती। क्या ये मुमकिन है कि एक व्यक्ति जो पानी के बहाव का गणित समझता हो, वो एक साधारण गियर सिस्टम में इतनी बड़ी भूल कर दे? कई आधुनिक इंजीनियरों और इतिहासकारों का मानना है कि ये कोई भूल नहीं थी, ये एक शांतिप्रिय इंसान का साइलेंट सबोटाज या कह लें खामोश विरोध हो सकता है। अच्छा, मतलब जानबूझकर की गई गलती। हाँ, शायद उन्हें पता था कि अगर कोई राजा उनके डिजाइन को बिना उनकी मदद के बनाना चाहे तो वो कभी सफल नहीं होगा और वो टैंक कभी तबाही नहीं जा पाएगा। ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम था। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि उनका दिमाग इतनी तेजी से नए विचारों की तरफ भागता था कि वो कागज पर एक थ्योरी पूरी होते ही दूसरी की तरफ बढ़ जाते थे। तो वो छोटी व्यावहारिक बातों को अधूरा छोड़ देते थे। बिल्कुल, वो अक्सर चीजें अधूरी छोड़ देते थे। और शायद यही अधूरापन उनकी महानता की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वो एक भयानक स्तर के परफेक्शनिस्ट थे। हाँ, एकदम सही कहा। मोनालिसा को ही देख लीजिए, उसे पूरा करने में उन्हें सालों लग गए। क्योंकि हर बार उन्हें लगता था कि त्वचा के रंग में रोशनी का एक और प्रभाव जोड़ा जा सकता है। मतलब वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे, अभी और बेहतर हो सकता है, यही सोचते रहते थे। और यही वजह है कि 2 मई 1519 को जब फ्रांस में उनका निधन हुआ तो वो अपने पीछे हजारों पन्नों के बिखरे हुए नोट्स, अनगिनत अधूरे आविष्कार और कुछ ही पूरी हुई पेंटिंग्स छोड़ गए। उनका दिमाग उनके हाथों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ता था।
कल्पना और हकीकत के बीच का वो फासला अक्सर परफेक्शन की चाहत में अधूरा ही रह जाता है। विंची ने 500 साल पहले जो देखा और बनाया वो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देता है। क्या आपको इस इतिहास के बारे में पहले पता था? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक जानकारी के लिए महान स्टोरीज को आज ही सब्सक्राइब करें।